हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर एयर मासेस, फ्रॉन्स एंड एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन को। ठीक है, तो अभी देख सकते हो आप इसमें कितने सारे टॉपिक्स है। एक तो हो गया एयर मास, दूसरा हो गया हमारा फ्रॉन्स, तीसरा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस और ये साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो इतने सारी चीजें हैं। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस में बेसिकली साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आ जाएंगे, लेकिन दोनों ही, क्योंकि देखो ज्योग्राफी ऑनर्स का ये है ना हमारा क्लाइमेटोलॉजी, सेमेस्टर नंबर सेकंड या थर्ड में आपको पढ़ना होगा या फोर्थ में, तो जिसमें भी पढ़ना हो आप टॉपिक मैच कर लेना एक बार। तो ज्योग्राफी ऑनर्स में क्योंकि सारी चीजें हमें थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, जो भी टॉपिक्स है हमारे उसे हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो इसी की वजह से ये जो टॉपिक्स है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एयर मास को। इनफैक्ट इसका जो एक और टॉपिक रहेगा कि कॉन्टिनेंट वाइज किस तरह के हमारे एयर मासेस हैं, तो वो बचा रह जाएगा, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स जैसे कि एयर मास क्या होते हैं एंड इनका ओरिजिन क्या है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसको बिना देखे वो समझ में नहीं आएगा। अभी चलो, इसके अलावा हमें जो जानना है वो ये है कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ कि ये जो नोट्स नाम की जो बला है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड इंस्टाग्राम का प्लेलिस्ट का सबका लिंक दिया हुआ रहता है, आप प्लीज एक बार जरूर चेक किया करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा एयर मास और किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि एयर मास क्या है। Air mass is actually a homogeneous and wide section of atmosphere which has the same physical conditions like humidity, temperature, air pressure, etc. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो हमारा एयर मास है वो क्या है, वो एक होमोजेनस एंड वाइड सेक्शन है एटमॉस्फेयर का। तो होमोजेनस कहने का क्या मतलब है कि जो भी चीजें होंगी ना वो लगभग सेम टाइप की होंगी। ठीक है, मतलब जिस भी सेक्शन में ये फैला हुआ होगा हमारा एटमॉस्फेयर, जिस भी एरिया में होगा, वहां की जो चीजें होंगी, ओके, लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर प्रेशर हो गया, उनमें जो चेंजेस होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। मतलब ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं लगभग क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, उतने वाइड सेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में, उतने दूर में। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एयर मास कहेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक डिफिनेशन हो गया, आप देखो किस तरह से डिफाइन किया गया है। It is defined as a large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture. फिर किसी ने अब ये कह दिया कि एयर मास को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर है और इनके जो टेम्परेचर हैं, ठीक है, उनमें जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ये क्या हमारा, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इस तरह से अगर वेरिएशन दिखाता तो ये हमारा वर्टिकल वेरिएशन होता टेम्परेचर में। ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ हमें नहीं दिखाना है, इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बता रहा है। तो हॉरिजॉन्टली क्या है, वेरिएशन एक जगह से दूसरी जगह के बीच में काफी कम होता है, तब जाकर के वहां पे जो मास है वो क्या है, एयर मास है। ठीक है, तब जाकर के हम उसको एयर मास कहते हैं। मतलब नॉर्मल सी चीज अगर है ना तो वो ये है कि यहाँ के जो भी, मतलब ये जो एक वाइड सेक्शन है उसके बीच में बहुत ही कम क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। लाइक जो हमारे फिजिकल कंडीशंस होते हैं वो लगभग इतने दूर में सेम ही होते हैं। ह्यूमिडिटी सेम ही है, टेम्परेचर सेम है यहाँ से यहाँ तक, एयर प्रेशर सेम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि जो हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है हमारा एयर मास। ओके, air mass is a three-dimensional body of air having distinctive physical properties from the surrounding and relatively homogeneous in terms of specific humidity, lapse rate and density. ठीक है, तो अभी हमारे जो जिट्रवार्था हैं, ठीक है, उनका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि एयर मास एक थ्री डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर है जिसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो काफी क्या होते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं। ओके, उसके आसपास जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और लगभग जो भी वहां पे ह्यूमिडिटी हो गया, लैप्स रेट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये जो भी चीजें होती हैं वो लगभग एक समान होती हैं। ठीक है, वो रिलेटिवली क्या होती हैं, वो होमोजेनस होती है। ये किनका कहना है, ये त्रिवार्था का कहना है। ठीक है, अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि लैप्स रेट क्या होता है। ये वर्ड्स तो आप देख रहे हो और आगे भी बढ़ जाओगे, लेकिन आप जरूर बताओ कि लैप्स रेट होता क्या है। ठीक है, बहुत ही इजी है। अकॉर्डिंग टू A.N. Strahler and A.H. Strahler, 1978, a body of air in which the upward gradients of temperature and moisture are fairly uniform over a large area is known as an air mass. ठीक है,
अभी इनका क्या कहना है, एन स्ट्रैहलर एंड एच स्ट्रैहलर का 1978 में, देखो इन्होंने क्या बताया कि एक बॉडी ऑफ एयर है, ठीक है, जिसके जितने भी अपवर्ड ग्रेडियंट्स हैं इसके टेम्परेचर के, मॉइस्चर के, वो सब क्या है, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक लार्ज एरिया में वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, उनमें डिफरेंसेस नहीं, और अगर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे तो वहां पे एयर मास होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये नॉर्मल डिफिनेशन देखे या फिर ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग या एन स्ट्रैहलर एच स्ट्रैहलर के अकॉर्डिंग, सब में जो सेम चीज़ है वो ये है कि ये बताना चाहते हैं कि जो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, एयर प्रेशर वगैरह जो चीज़ें होती है ना, वो लार्ज एरिया में क्या है, एक समान है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एयर मास, ठीक है। अब देखो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एयर मास के, तो वो देख लेते हैं। एन एयर मास इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इट्स टेम्परेचर एंड वाटर वेपर, ठीक है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, तो वाटर वेपर के द्वारा एंड टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है। इट कवर्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, लार्ज एरिया बोला जा रहा है तो इसका मतलब बहुत लार्ज एरिया होगा तभी तो बोला जा रहा है ना, तो ये 100 और थाउजेंड्स माइल को कवर करता है। They are classified according to latitudes and their continental और marine source region, ठीक है। अभी देखो इनको क्लासिफाई किया गया है तो बहुत सारे बेसिस हैं, लाइक कॉन्टिनेंटल बेसिस हो गया, मरीन सोर्स हो गया और लैटिट्यूड हो गया, तो इन तीनों के बेसिस पे ही इनको क्लासिफाई किया गया है। और हमारे बुक में ऐसा होता है ना कि किसी दो बेसिस पे दे दिया गया, एक बेसिस पे दे दिया गया, ठीक है, नॉर्मल है, नहीं तो होता है कि तीनों ही पे दे दिया गया होगा। तो इनके बेसिस पे ना, मतलब जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड और कॉन्टिनेंटल और मरीन सोर्स, तो वो हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कोल्डर एयर मासेस आर कॉल्ड पोलर और आर्कटिक एंड वार्मर एयर मासेस आर कॉल्ड कंसिडर्ड ट्रॉपिकल, ठीक है। अभी देखो एयर मासेस जो क्लासिफाई हुए हैं उनको आप इसी में लगभग सबको देख लोगे। इधर क्या लिखा हुआ है, पोलर और आर्कटिक, इट मीन्स कि पोलर और आर्कटिक एयर मासेस हो गए, ठीक है। अब ये जो वार्मर एयर मासेस हैं उनको क्या कहा जा रहा है, ट्रॉपिकल, इट मीन्स ट्रॉपिकल एयर मासेस हो गए, ठीक है। तो ये दो तरह के तो इधर ही हो गए जो कि क्या होते हैं, वो कोल्ड होते हैं। उसके बाद है हमारा द नॉर्थ, साउथ एंड पोलर एयर मासेस आर कॉल्ड कोल्ड, ठीक है। तो अब नॉर्थ में, साउथ में और पोलर में जो एयर मासेस हैं वो क्या है, वो है हमारे कोल्ड, इट मीन्स कि जो आर्कटिक किधर है हमारा, और पोलर रीजन्स जो है हमारे किधर है, नॉर्थ साउथ में ही है, ठीक है। तो वो क्या है, वो काफी कोल्ड है। या फिर जो नॉर्मली नॉर्थ साउथ नहीं है, तो पोलर एयर मासेस क्या होते हैं, हमारे कोल्ड होते हैं, ये ऊपर में भी हमने देखा। एयर दे आर ह्यूमिड इन मरीन एंड मॉनसून एरियाज, ओके। देखो वो क्या होते हैं, ह्यूमिड होते हैं मरीन एरियाज में। मरीन एरियाज मतलब जो समुद्री एरियाज हैं हमारे, वहां पे जो एयर मासेस बनते हैं उनमें क्या होता है, ह्यूमिड होते हैं वो, ठीक है। ह्यूमिड कहने का मतलब है कि वहां पे जो एयर होता है उसमें वाटर वेपर की जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एंड मॉनसून एरियाज, और जो मॉनसूनी एरियाज होते हैं वहां पे भी क्या होते हैं, वो ह्यूमिड होते हैं, ठीक है। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो इक्वेटेरियल एयर मासेस हैं वो क्या होते हैं, वो यूजुअली हीटेड होते हैं, लाइक वो गर्म होते हैं, ओके। द मॉनसून एयर मासेस इज ह्यूमिड एंड अनस्टेबल, यहाँ पे भी मॉनसून को बता दिया ह्यूमिड, यहाँ पे भी क्या बता रहा है, ह्यूमिड बता रहा है, ठीक है, दो दो जगह हो गया। और इसके अलावा एक और चीज है, वो क्या है, अनस्टेबल, मतलब मॉनसून एरियाज में जो एयर मासेस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस आर एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, वो गर्म होते हैं, ठीक है। When it moves away from its source region, its character under plants and ponds can change rapidly. देखो जब ये अपने source region से, मतलब जहाँ पे वो बनता है उससे जब दूर जाता है ना, तो वो जब मतलब किसी प्लांट्स या फिर पोन्स वगैरह के पास होता है तो उसके अंडर में ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से चेंज हो जाता है। Next one is continental air mass usually blows over North America and Canada. यूजुअली जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है, अब कॉन्टिनेंटल कहने का मतलब है कि ये कॉन्टिनेंट के ऊपर है बना हुआ, ओके। तो ये किधर बहता है, किधर से, तो नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा के ऊपर ये ज्यादा बहता है, ठीक है। ये एयर मास ज्यादा होता है, कौन सा, कॉन्टिनेंटल, ओके। तो देखो अब हम इसको हाईलाइट करके थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से एयर मासेस हमारे इसमें हमने पढ़े। ये एक हो गया पोलर एंड आर्कटिक, ठीक है, ये ट्रॉपिकल को भी रहने दो। इधर हमें मिल गया इक्वाटोरियल, दो। इधर हो गया मॉनसून,
3, ओके हो गया। उसके अलावा क्या है, इक्वाटोरियल हो गया, इधर देखो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल 4, हो गया ना। तो इस तरह से हमारे क्या है एयर मासेस बनेंगे। आगे कि किस तरह से डिवाइड हुए हैं, वो क्लासिफाई हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे ही हमें पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, ये हमारे एयर मासेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम ओरिजिन ऑफ एयर मास, ठीक है, किस तरह से ओरिजिन हुआ, किस बेसिस पे हुआ, वो जानना जरूरी है हमारे लिए सबसे पहले। एंड देन देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। Air mass acquired the properties of source, region, area in terms of temperature, pressure and moisture. भैया ये बात बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। बहुत पहले से कहने का क्या मतलब है, जब से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है एयर मास वाला, हर जगह टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर, और ये तीनों, ये चारों जो भी चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज एक क्या है मतलब लार्ज एरिया में सेम होनी चाहिए, होमोजेनस होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के वहां पे क्या बनेगा, एयर मास बनेगा। इट मीन्स की ओरिजिन ऑफ एयर मास, ओके। अ गुड सोर्स रीजन फॉर द एयर मास शुड बी डेवलप्ड टू बी, ठीक है, मास टू डेवलप शुड बी, ओके। देखो अब कहाँ पे डेवलप हो सकता है, तो जहाँ पे टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो, ओके, प्रेशर यूनिफॉर्म हो, मॉइस्चर यूनिफॉर्म हो, उसके अलावा क्या है, फेयरली यूनिफॉर्म एक्सटेंसिव एरिया, मतलब कि एक लार्ज एरिया में वो सारी चीजें जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ओके। रिलेटिवली फ्लैट एंड होमोजेनस एरिया विद सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, जो भी फिजिकल कंडीशंस है वो सारी क्या होनी चाहिए, सिमिलर टाइप होनी चाहिए कंडीशंस, उसके अलावा काम होनी चाहिए, एंड हाई प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ेंगे और जिसमें हमारा दिया हुआ है हमारे बुक के अकॉर्डिंग 6 आइडियल ओरिजिन रीजंस ऑफ एयर मासेस आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये नॉर्मली 6 ओरिजिन रीजंस बताए गए हैं जहां जहां पे क्या होता है, हमारा एयर मास डेवलप होता है। तो पहला है इक्वाटोरियल रीजन, जिसके बारे में हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है। वो क्या होता है, हॉट होता है। It is one of the calmest part of the earth's surface here due to high temperature and humidity throughout the year and absence of horizontal winds. There is more development of tropical or equatorial sea air masses, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होने की वजह से पूरे साल में, और हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं होने के कारण, ठीक है, जो ऐसे हवाएं चलती हैं हॉरिजॉन्टली, उनका मतलब बहुत ही ज्यादा अभाव होता है, बहुत ही ज्यादा कमी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल या इक्वाटोरियल सी एयर मासेस डेवलप होते हैं, ठीक है। इक्वाटोरियल सी, देखो सी की जगह पे ना आगे हमारा मैरीटाइम यूज होगा, ठीक है, तो याद रखना कि मैरीटाइम यूज हो रहा है और वो सी की जगह पे यूज हो रहा है, इट मीन्स कि समुद्र की बात हो रही है, ओके। तो ये हो गया इक्वाटोरियल। उसके अलावा हमारा क्या है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन। इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल, सेमी एरिड एंड ड्राई हॉट रीजन्स। इसमें जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन, उसमें कौन कौन से रीजन इंक्लूड हो रहे हैं, तो जो सेमी एरिड और ड्राई रीजन्स हैं, ड्राई हॉट रीजन्स, वो इंक्लूडेड है। विंटर सीजन में क्या होता है, इट्स एरिया श्रिंक्स टू नॉर्थ अफ्रीका ओनली, ठीक है। इसका जो एरिया है वो कहाँ रह जाता है, सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका में ही रह जाता है, नहीं तो उसके अलावा अगर ये कहीं पे फैला हुआ है तो मोस्ट ऑफ द एशिया में आपको ट्रॉपिकल कंटिनेंटल रीजन देखने को मिलेगा। नॉर्थ अफ्रीका में, मिसिसिपी वैली में, ठीक है, रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर इंक्लूडेड, ओके। विंटर रीजन में सिर्फ ये सिकुड़ करके नॉर्थ अफ्रीका तक रह जाता है, लेकिन बाकी टाइम आपको एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मिसिसिपी वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलेगा, ये भी इसमें शामिल है। द एयर मास एयर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। जो एयर मास यहाँ पे बनता है उसको हम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कहते हैं, ओके। अब उसके बाद है ट्रॉपिकल ओशन रीजन या फिर ट्रॉपिकल मैरीटाइम रीजन, ओके। Permanent regions of subtropical and tropical high pressure are found in ocean regions near Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Therefore, warm and humid oceanic air masses develop from here. This is an anticyclonic region. ठीक है, देखो जो परमानेंट रीजन्स हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले एरिया के, ओके, और जो ओशन रीजन्स के आसपास हैं, ठीक है, ओशन रीजन्स नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। देखो अभी ये क्या बात हो रही है कि जो भी परमानेंट रीजन्स है जो कहाँ पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले एरियाज में, वो भी कहाँ पे, तो जो ओशंस हैं हमारे, और वो ओशंस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास हैं, वहां पे ये ट्रॉपिकल ओशन रीजन फाउंड होते हैं, या फिर ट्रॉपिकल मैरीटाइम रीजन्स एयर मास वाले फाउंड होते हैं, ओके। यहाँ का जो क्लाइमेट है
या फिर जो एयर मास से डेवलप होता है वो कैसा होता है, वार्म होता है और ह्यूमिड होता है। ओके, उसके अलावा एंटी साइक्लोनिक रीजन होते हैं ये, और एंटी साइक्लोनिक के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका एक टॉपिक है। हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है एरियाज ऑफ मॉनसून एयर मासेस। ओके, स्पेशली इन साउथ एशिया एंड ईस्ट चाइना and over nearby seas such air masses develop according to the season। सीजन के अकॉर्डिंग ही डेवलप होते हैं। स्पेशली कहाँ बताया जा रहा है, साउथ एशिया और ईस्ट चाइना में। ठीक है, और आसपास जो समुद्र के आसपास जो एरियाज है वहां पे भी ये होती हैं, और सीजन के अकॉर्डिंग ये मासेस डेवलप होते हैं, एयर मासेस। In summer there is a special influence of oceanic air masses and in winter continental air masses। ठीक है, देखो समर सीजन में ना ओशियनिक एयर मासेस का स्पेशल इन्फ्लुएंस होता है, और विंटर सीजन में कॉन्टिनेंटल एयर मासेस का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, एरियाज ऑफ सब पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। सब पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस की बात हो रही है यहाँ पे। द सब पोलर एंड स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ एशिया। सब पोलर में समझ में आ रहा है, जो पोलर रीजन्स था हमारे सबसे ऊपर जहाँ पे हाई प्रेशर था, उसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन था, उसके जस्ट नीचे वो क्या था हमारा, सब ट्रॉपिकल था। उसके बाद सब ट्रॉपिकल नहीं, सॉरी, सब पोलर था, और उसके नीचे था क्या, ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल। समझ में आया, तो ये वाला रीजन जो है वो क्या हमारा सब पोलर रीजन है। ठीक है, सब पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस में क्या है, तो द सब पोलर एंड स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ एशिया, जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं एशिया के एंड नॉर्थ अमेरिका के, बिकम पार्टिकुलरली कोल्ड एंड स्नोई इन विंटर। विंटर में क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और स्नोई हो जाते हैं। द आइडियल कंडीशन ऑफ एंटी साइक्लोनिक एंड हाई प्रेशर आर फाउंड हियर। एंटी साइक्लोनिक के और हाई प्रेशर के जो कंडीशंस है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। एट द सेम टाइम कोल्ड एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मासेस ऑफ पोलर रीजन्स डेवलप फ्रॉम हियर। उसके अलावा जो कोल्ड एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मासेस हैं पोलर रीजन्स वाले, वो भी यहाँ पे डेवलप होते हैं। कहाँ पे, एरियाज ऑफ सब पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस में। सिमिलरली डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। उसके अलावा अंटार्कटिका में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस, और इनको हम क्या कहते हैं, पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर ओशनिक रीजन्स और पोलर मैरीटाइम रीजन्स के बारे में। द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस आर इंक्लूडेड इन दिस। कौन से रीजन है, जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है उनके नॉर्दर्न रीजन्स इसमें शामिल है। स्नोई एंड कोल्ड एयर मासेस ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस एरियाज। यहाँ पे कैसे एरियाज, मतलब कैसे एयर मासेस होते हैं, तो स्नोवी एंड कोल्ड एयर मासेस डेवलप होते हैं, but due to presence of moisture in them their effect remains more dynamic और variable। ठीक है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इनका इफेक्ट क्या होता है, डायनेमिक और वेरिएबल रह जाता है। इट इज मोर इफेक्टिव इन विंटर, और ज्यादा इफेक्टिव ये कब होते हैं, तो विंटर सीजन में ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मास बोल सकते हैं। मैं देखो ये क्लासिफिकेशन है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। ओके, तो देख लो थोड़ा सा कि क्या प्रॉपर्टीज हैं इन एयर मासेस की, कितने हैं, बस इतना ही है ना। मतलब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल अगर जो चीज याद करने वाली है वो यही सब है। तो आप देख सकते हो कि जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल है उसको हम सिंबल MT से डिनोट करते हैं, स्मॉल m और लार्ज T। ठीक है, कैपिटल T। प्रॉपर्टीज है कि ये वार्म एंड मॉइस्ट होता है। रीजन्स कहाँ पे, तो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। टेम्परेचर कितना होता है, 24 डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम और पर केजी क्या है, 17.0। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हैं उनको हम स्मॉल c एंड कैपिटल T से डिनोट करते हैं। वार्म एंड ड्राई होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो द सब ट्रॉपिक एंड हॉट डेजर्ट्स में 24 डिग्री सेल्सियस, 11.0 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मैरीटाइम पोलर और ओशियनिक पोलर जिसको बोल रहे थे, उसको हम MP से डिनोट करते हैं। कूल होता है, ठंडा होता है, मॉइस्ट होता है। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस में ये दिखते हैं। एंड 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है टेम्परेचर, 4.4 क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कॉन्टिनेंटल पोलर CP से डिनोट करते हैं, कोल्ड एंड ड्राई होता है। वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडे स्नो से कवर हो जाते हैं। -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1.4 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक CA से डिनोट करते हैं इसको।
एंड वेरी कोल्ड एंड ड्राई होता है, परमानेंटली कवर्ड कॉन्टिनेंट्स एंड इन परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका में ये परमानेंटली यहाँ के जो भी कॉन्टिनेंट्स है वो आइस से कवर ही रहते हैं। -46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 0.1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो याद कैसे अगर करना है, तो अगर मैरी टाइम ट्रॉपिकल का सिंबल लिखना है तो एम मतलब जो स्टार्टिंग का होगा उसको हम स्मॉल लिखेंगे, जो बाद का होगा उसको लार्ज लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही सारा का है। तो ये एक्चुअली हमारा कंप्लीट होता है एंड यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर वेयर कर दिया करो यार, क्योंकि देखो आपको शेयर करने में तो जाता नहीं है, फिर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो। ऐसे देखते जाते हो, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कि बच्चे देख रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूँ, इस सीरीज को कंटिन्यू बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। एंड क्लाइमेटोलॉजी का ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो टाइम लगेगा बनाने में, सो वेट कीजिए एंड देखते हैं कब सेकंड हमारा पार्ट अपलोड होता है। ठीक है।